हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सूरज। आपका स्वागत है ज्ञान की दोस्ती चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे IBPS क्लर्क 2021 की जो नोटिफिकेशन आउट हुई है उसके फुल डिटेल्स के बारे में, जैसे कि फॉर्म फिलअप की डेट कब से है, एडमिट कार्ड कब पब्लिश होगी और प्री एग्ज़ाम की क्या डेट है और उसकी रिजल्ट कब तक आएगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं और स्टेट वाइज वैकेंसीज़ कितनी हैं और सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लास्ट ईयर की जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो IBPS क्लर्क की है। इस पर हम देखेंगे डिटेल्स IBPS नोटिफिकेशन 2021 के बारे में, जो डिटेल्स में हम इसमें देखेंगे। देखिए ये है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसे हम IBPS के नाम से जानते हैं। और ये जो है IBPS क्लर्क की ये 10वां IBPS क्लर्क ये 11th जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा रही है। और इसमें जो बैंक्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं इस प्रकार यहाँ पे है ये बैंक्स। और दोस्तों बात करेंगे अब जो टेंटेटिव डेट्स हैं, जो एग्ज़ाम ऑनलाइन जो फिलिंग होगी वो है 12 जुलाई 2021, यानी कि आज से लेकर 1 अगस्त 2021 तक है। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस जो है पेमेंट के लिए वो रखे हैं वो लोग 12 जुलाई, यानी कि आज से लेकर 1 अगस्त 2021 तक। और दोस्तों जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो होती है वो सभी के लिए नहीं होता है, वो SC ST के लिए होता है। वो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो के लिए जो कॉल लेटर होगा वो होगा आपका डाउनलोड अगस्त 2021 से। और जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो कंडक्ट कराया जाएगा वो 16 अगस्त 2021 के बाद वो लोग एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उसके बाद से वो लोग कराएंगे। और दोस्तों डाउनलोड होगा कॉल लेटर, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्री होगा वो होगा अगस्त 2021 में। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगी प्री की, दोस्तों इसमें 2 एग्जामिनेशन होती है, एक होता है प्री, एक होता है मेंस। ठीक है, तो प्री एग्जामिनेशन की जो एडमिट कार्ड होगी वो अगस्त 2021 से डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। उसके बाद जो एग्ज़ाम्स की डेट है, 3 डेट है एग्ज़ाम्स की, वो है 28 अगस्त 2021, 29 अगस्त आप देख सकते हैं 28 अगस्त 2021, 29 अगस्त 2031 और 4 सितंबर 2031 को ये जो है आखिरी फेज़ में इसका एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों जो रिज़ल्ट होगी ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रीलिमिनरी की वो सितंबर अक्टूबर 2021 तक वो आ जाएगी। और जो मेंस के लिए डाउनलोड होगी, मेंस के लिए जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगी वो अक्टूबर 2021 से डाउनलोड होगी। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो मेंस की होगी वो 31 अक्टूबर 2021 से होगी। और इसकी जो फाइनल जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होगी वो आपकी अप्रैल 2022 तक वो हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, जुलाई से एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, अगस्त को आपका प्री एग्ज़ाम होगा और मेंस एग्ज़ाम आपका अक्टूबर को होगी। और अप्रैल 2022 होते होते आपका क्या है, जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो ये रहा दोस्तों डेट्स जो है एग्ज़ाम्स की, प्री एग्ज़ाम्स की और मेंस की। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। तो अब आगे दोस्तों ये आ जाती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इसमें दिया गया है। नेशनलिटी, सिटीजनशिप होना चाहिए। एक कैंडिडेट मस्ट बी आइदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान। आप अगर देश के किसी भी कोने, हमारे देश भारत के किसी भी राज्य कहीं भी रहते हो तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो, या फिर ये जो 2, 3, 4 में इन सब में से आप किसी एक से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर एज के लिए जो क्राइटेरिया है वो है, एज के लिए जो क्राइटेरिया है वो एज ऑन
1 जुलाई 2021 तक आपकी जो है मिनिमम एज होनी चाहिए 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 28 साल। ठीक है, देखिए इसमें डेट ऑफ बर्थ भी बता दिया गया है। ए कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1993 से पहले नहीं होना चाहिए और नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2001 तक, उसके बाद नहीं होना चाहिए। तो चलिए, और इसमें अब एज रिलैक्सेशन भी है, जो एज में छूट के बारे में बताया गया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल SC और ST के लिए 5 साल है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल है, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैंडीकैप है उनके लिए 10 साल दी गई है। एक सर्विसमैन के लिए जो है वो है एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्सेस प्लस 3 ईयर्स, 8 ईयर्स ऑफ डिसेबल एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू SC ST सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 50 ईयर्स। और विडो डाइवर्स वोमेन, जो वोमेन इलीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, उनके लिए जो है वो एज जो है वो 35 ईयर फॉर जनरल EVS के लिए, और 38 साल जो है OBC, और 40 साल जो है SC और ST कैंडिडेट के लिए। और जो नंबर 6 में है जो पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट, जो 1984 जो दंगा हुई थी उसमें जो अफेक्टेड है पर्सन, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है, उम्र में छूट। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इसमें बताया गया है कि आपके पास एक डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एनी क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज सच बाय द सेंट्रल। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, कोई भी यूनिवर्सिटी जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो या कोई राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, चाहे आप आर्ट्स के बैकग्राउंड से हो, चाहे आप कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो, चाहे आप साइंस के बैकग्राउंड से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप एक बार में पास हुए हो या फिर 2 बार में, 3 बार में या 4 बार में, बस आपको पास होने की आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए टेस्ट बोला गया है, जो जैसे कि आप किसी स्टेट पर भरते हैं उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो अगर मान लीजिए आप झारखंड में भरते हैं तो आपको ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, संथाली, बिहार में हो तो आपको हिंदी मिल सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी आपको की जानकारी होना चाहिए, गुजरात में गुजराती की, तमिलनाडु में तमिल की होना चाहिए आपको। इस तरह से लैंग्वेज टेस्ट के बारे में। और लैंग्वेज टेस्ट ऐसा भी नहीं कि बहुत फास्ट होगा, आपको बस थोड़ा सा एक दो पेपर में ही बात को, जैसे कि आप मान लीजिए आप कहीं तमिलनाडु पे जाते हैं तो आप वहाँ पे जाके हिंदी में बात नहीं कर सकते हैं अपने बैंक के कस्टमर से, आपको उन्हीं की जो है रीजनल लैंग्वेज में बात करनी होती है। इसी के लिए ये ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट जो है ये मैंडेटरी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है कि ये जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है, जो उसके बारे में बताया गया है कहाँ कहाँ होगी ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, तो ये सब आप खुद से देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। अब हम आपको सिलेबस के बारे में बताते हैं। देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री के लिए जो सिलेबस है, द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन आर एज फॉलो। देखिए प्री एग्जामिनेशन के लिए है 3 सब्जेक्ट होगी, इंग्लिश लैंग्वेज की, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग की, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश के लिए 30 और मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 और मैक्सिमम मार्क्स 35 रहेगी। और रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स होगी 35। और तीनों सेक्शन के लिए आपको 20-20 मिनट की टाइम देगी। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगी 100, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेगी 100, जिसके लिए आपको 1 घंटे यानी कि 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और जो फिजिकल हैंडीकैप लोग होते हैं उनको टाइम में छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो अब मेंस की हम लोग बात करेंगे, मेंस के सिलेबस की। तो मेंस एग्ज़ाम में आपको 4 सब्जेक्ट हो जाएंगी आपके, जिसमें जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस होगी जो 50 क्वेश्चन होगी 50 मार्क्स की, जनरल इंग्लिश होगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स की, और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगी 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स की, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होगा आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की। और आपको टाइमिंग जो दिया जाएगा, सेपरेटली टाइम रहेगी आपके, वो इंग्लिश जनरल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट,
जनरल इंग्लिश के लिए 35 मिनट, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी के लिए 45 मिनट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि गणित मैथ के लिए आपको 45 मिनट रहेगी। टोटल आपको 190 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स की रहेगी, और आपको टोटल जो टाइम मिलेगा वो है 160 मिनट। 160 मिनट को आपको टाइम मिलेगा, यानी कि 2 घंटा 40 मिनट का। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं। ये हमारा क्या है, प्रोविजनल अलॉटमेंट है। ये टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर ऑनलाइन मेन एग्जाम। जो मेन एग्जाम देखिए प्री की जो मार्क्स रहेगी आपका वो बस क्वालिफाइंग नेचर की होगी, और जो मेंस की एग्जामिनेशन होगी उसमें जो आपको मार्क्स मिलेगा 200 आउट ऑफ 200, वही जो होगी आपका मतलब मेरिट में आपको जगह दिलवाएगी। देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको प्रोड्यूस करना है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। आप जब ज्वाइन के लिए जाएंगे तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना होगा या फिर दिखाना होगा वो ओरिजिनल होना चाहिए एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो पहला है वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट। 1 नंबर में देखिए पहला, 1 नंबर में ये पहला वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट आपको चाहिए होगा। एप्लीकेशन रजिस्टर फॉर CRP क्लर्क 11। फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दिखानी होगी। फिर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का, और अगर आप SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको आपकी कैटेगरी की कास्ट की सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। और अगर आप SC ST के लिए तो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह ये सब आपको दिखाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए ये जो एक चीज़ है वो कोरोना को लेके गाइडलाइन कुछ दिया गया है। इसमें आपको मास्क पहननी पड़ेगी, मास्क पहननी होगी एग्जामिनेशन सेंटर में। जब आप जाएंगे तो आपको मास्क पहनना होगा ए नंबर में। फिर आपको ग्लव्स पहनना होगा, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल रहना होगा आपके, और पर्सनल हैंड सैनिटाइजर रखना होगा, और एक सिंपल पेन। और एग्ज़ाम रिलेटेड आपको जो भी आपकी एडमिट कार्ड, ID कार्ड जो रहेगी वो एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको लेके जाना होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ये जो है एप्लीकेशन फ़ीस जो है लगेगी वो है 175 रुपीज़ है SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए, कैंडिडेट जो है उनके लिए आपको 175 रुपीज़ लगेगी। और 850 रुपीज़ जो है वो अदर जो है जैसे कि जनरल कैटेगरी के लोगों को वो 850 रुपीज़ लगेगी। और जो फीस की जो पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट होगा वो ऑनलाइन आप जमा कर सकते हैं। देखिए प्रोसीजर, अब हम बात करेंगे प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, ये आपको दिया गया है। ठीक है, आपका एक फ़ोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा, और एक हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन लगेगी। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं स्टेट वाइज जो वैकेंसीज होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है हमारा वो है अंडमान निकोबार में टोटल वैकेंसी जो है कैटेगरी वाइज दी गई है। वो अंडमान निकोबार में देख लीजिए ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। ये टोटल जो है दिया गया है ये 000, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए कैनरा बैंक की है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक, और OBC के लिए एक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाती है आंध्र प्रदेश में। देखिए दोस्तों ये SC के लिए है, ये ST, ये OBC, ये ABS, ये जनरल के लिए। तो आंध्र प्रदेश में टोटल 248 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 186 वैकेंसी है, EBS के लिए 51, और OBC के लिए यहाँ कुछ भी वैकेंसी नहीं है, 0 है, और ST के लिए 11 वैकेंसी है, और SC के लिए यहाँ 0 वैकेंसी है। चलिए दोस्तों अब आगे हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में टोटल वैकेंसी है 248। अरुणाचल प्रदेश में भी अधिक वैकेंसी नहीं है। ये आपका एक वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए कैनरा बैंक में, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ABS के लिए 1, और जनरल के लिए 3, ST के लिए 5। टोटल 9 वैकेंसी है। पंजाब एंड सिंध बैंक में जनरल के लिए 1 वैकेंसी है,
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों असम। असम में जो है टोटल वैकेंसी वो है आपका, टोटल वैकेंसी यहाँ ठीक अच्छी तरह से डिस्प्ले नहीं हो रही है। देखिए असम जो है, इसमें यहाँ दोस्तों हम सिर्फ जिस बैंक में अधिक सीट है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बिहार में जो है वैकेंसीज है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए कुछ भी नहीं है, नील है। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए कुछ भी नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया में एससी के लिए 6, ओबीसी के लिए 10 और जनरल के लिए 20। टोटल बैंक ऑफ इंडिया में 40 वैकेंसी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं है, नील है। इसी तरह से आप देख सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिहार में जो है एससी के लिए 24, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 59, ईबीएस के लिए 10 और जनरल के लिए 48। ये जो चलिए अब हम बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ बैंक ऑफ इंडिया बड़ौदा में कुछ नहीं है। इसमें जो है वो अधिक सीट है पंजाब एंड सिंध बैंक में है, टोटल 10 सीट है। आप देख सकते हैं एक एक करके बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसी के लिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 41 वैकेंसी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 27 वैकेंसीज है। और दादर एंड नगर हवेली दमन दीव में बात करते हैं तो इसमें 1 वैकेंसी है आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, 1 वैकेंसी, और 1 वैकेंसी यूको बैंक में है। और दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली बैंक ऑफ इंडिया में 13 वैकेंसी है, 25 वैकेंसी कैनरा बैंक में है, और पंजाब एंड सिंध बैंक में 70 है, यूको बैंक में 10 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में टोटल 40 वैकेंसी है, जिसमें एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए 39 और ईवीएस के लिए 19 और जनरल के लिए 70। दोस्तों गोवा में जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उसमें टोटल 25 वैकेंसीज है, 25 वैकेंसीज है, और बैंक ऑफ इंडिया में 11, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 15। अब गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, तो गुजरात में आपका 66 वैकेंसी है, बैंक ऑफ इंडिया में 66 वैकेंसी है, और 20 वैकेंसी है कैनरा बैंक में, एक 120 वैकेंसी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, और 128 वैकेंसीज है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और यूको बैंक में 20 वैकेंसी है। हरियाणा की बात करें दोस्तों तो 71 वैकेंसीज है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। चलिए आगे बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश 13 वैकेंसी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 56 वैकेंसी है यूको बैंक, और 22 वैकेंसी है बैंक ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें दोस्तों तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 7 वैकेंसी है, यूको बैंक में 8। इसी तरह से झारखंड की बात करें दोस्तों तो बैंक ऑफ इंडिया में टोटल 43 वैकेंसी है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 22 वैकेंसीज है। कर्नाटका की बात करें दोस्तों तो ये 209 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 209 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फिर 140 है कैनरा बैंक में। फिर केरला की अगर हम बात करें तो 82 है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 29 है सेंट्रल बैंक, और 25 है कैनरा बैंक में। लद्दाख की हम बात करें तो लद्दाख में कोई भी वैकेंसीज नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं लक्षद्वीप में 1 वैकेंसी है यूको बैंक में, 1 वैकेंसी है यूको बैंक में, 4 वैकेंसी है कैनरा बैंक में। और मध्य प्रदेश की हम बात करें दोस्तों तो बैंक ऑफ इंडिया में 38 वैकेंसी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 15 और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 170, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 75 और यूको बैंक में 21। अब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों तो 206 वैकेंसी है बैंक ऑफ इंडिया में, और 46 है कैनरा बैंक में, 177 है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और
16 वैकेंसी है पंजाब एंड सिंध बैंक, 33 वैकेंसी है यूको बैंक और 321 वैकेंसी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मणिपुर में इसी तरह से आप दोस्तों देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज जो है मणिपुर की बहुत अधिक नहीं है। मेघालय, मिजोरम, इन सब में अधिक वैकेंसीज नहीं है। उड़ीसा में 113 वैकेंसी जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है, 30 वैकेंसी यूको बैंक में है और 21 वैकेंसी इंडियन ओवरसीज़ बैंक में है और 11 वैकेंसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है और 11 वैकेंसी बैंक ऑफ इंडिया में है। पांडिचेरी की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं बहुत अधिक वैकेंसीज नहीं है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 53, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 53 और यूको बैंक में 40। 170 है पंजाब एंड सिंध बैंक में और 49 और 20 है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक में। 20 है बैंक ऑफ इंडिया में। राजस्थान की हम बात करें दोस्तों तो 45 है यूनियन बैंक में, 30 है यूको बैंक में और 36 है सेंट्रल बैंक में और 6 है बैंक ऑफ इंडिया में। सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम में अधिक वैकेंसी नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ। चलिए अब आगे बात करते हैं तमिलनाडु में की अगर हम बात करें दोस्तों तो 147 वैकेंसी है टोटल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और 90 वैकेंसी है केनरा बैंक में, 21 वैकेंसी है बैंक ऑफ इंडिया में। तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 205 वैकेंसी है, 34 वैकेंसी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में और 16 वैकेंसी है इंडियन ओवरसीज़ बैंक में। त्रिपुरा की बात करें हम दोस्तों, त्रिपुरा में अधिक सीट नहीं है, आप यहाँ वैकेंसी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जो हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जो राज्य है उसकी अगर वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 244, यूको बैंक में 70, पंजाब एंड सिंध बैंक में 55, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 227, केनरा बैंक में 45 और बैंक ऑफ इंडिया में 20। उत्तराखंड की बात करें दोस्तों हम तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 19, पंजाब एंड सिंध बैंक में 10 और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 12। इसी तरह से वेस्ट बंगाल की बात करें हम दोस्तों तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में टोटल 71, यूको बैंक में 80, 162 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 15 केनरा बैंक और 30 बैंक ऑफ इंडिया में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों आगे ये एग्ज़ाम सेंटर के बारे में दिखाया गया प्री और मेंस के लिए। तो इधर है हमारा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज और एग्जाम यहाँ है हमारा एग्जामिनेशन सेंटर और मेन एग्जाम के लिए सेंटर इधर। तो देखिए अंडमान एंड निकोबार के बाद पोर्ट ब्लेयर प्री के लिए, मेंस के लिए भी पोर्ट ब्लेयर। आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं दोस्तों ये सेंटर प्री के लिए और ये मेंस के लिए। बिहार ये प्री के लिए है, ये मेंस के लिए है। अरुणाचल प्रदेश ये प्री के लिए है, ये मेंस के लिए है। इसी तरह से एग्जाम सेंटर्स के बारे में यहाँ बताया गया है। अब दोस्तों फॉर्म भरने में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर किस फॉर्मेट में देना है और किस फॉर्मेट में आपको स्कैन करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये फ़ोटोग्राफ जो होनी चाहिए वो आपको 20 से 50 KB के अंदर बीच में होनी चाहिए। ये आपका फ़ोटोग्राफ जो स्कैन आप करिएगा वो 20 से 50 KB के बीच अपलोड होगी और ये आपका सिग्नेचर है वो 10 से 20 KB और थंब इम्प्रेशन ये आपका 20 से 50 KB और आपका जो हैंड राइटिंग है जो डिक्लेरेशन है वो 50 से 100 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में। दोस्तों ये लास्ट ईयर की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है जो जनरल कैटेगरी के लिए है, जिसे हम देखेंगे। आंध्र प्रदेश में जो
कट ऑफ था लास्ट ईयर की, वो जनरल कैटेगरी के लिए 78 थी, और बिहार में 71.25, दिल्ली में 77, गुजरात में 72, गोवा में 53 और हिमाचल प्रदेश में 72, जम्मू एंड कश्मीर में 77.5, झारखंड में 75.75 और केरला में 77.25 और मध्य प्रदेश में 77.75। दोस्तों ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है, और ओबीसी SC ST जो है इससे 4-5 ज़्यादा नहीं, उनके बीच में मार्क्स की गैप होती है, 5 से 6 इतनी ही गैप होती है, इतना 5 से 6 मार्क्स उनका कम होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे दोस्तों महाराष्ट्र के लिए 69.75 है, उड़ीसा के लिए 75, पंजाब के लिए 75.25, राजस्थान 78.25, कर्नाटका 65.75, तेलंगाना 74.25, त्रिपुरा 59.25। ये ओबीसी के लिए थी, और जनरल्स के लिए हो सकता है इतनी होगी या फिर इससे 1-2 मार्क्स अधिक होगी। उत्तर प्रदेश के लिए 73.5, उत्तराखंड के लिए 78.5, वेस्ट बंगाल के लिए 61.5, तमिलनाडु के लिए 71, ये ओबीसी के लिए थी, और जनरल कैटेगरी के लिए इससे हो सकता है या तो इतनी मार्क्स होगी या 1-2 मार्क्स अधिक होगी। और SC ST कैटेगरी के लिए दोस्तों 4-5-6 मार्क्स तक कम हो सकती है। दोस्तों आप एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप करिए, आपको जिस स्टेट से भरना है आप अपने स्टेट जब सिलेक्शन करिएगा तो ऑफिशियल लैंग्वेज पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपके 10th में, अगर मान लीजिए आपके 10th के में अगर हिंदी सब्जेक्ट है या फिर मराठी सब्जेक्ट है या फिर तेलुगु सब्जेक्ट है तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। अगर आपके एग्ज़ाम 10th के जो सब्जेक्ट में अगर आपके पास वो जिस स्टेट पे आप भर रहे हैं उस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज की कोई सब्जेक्ट नहीं होगी तो आपको एग्ज़ाम देना होगा। इसलिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, अच्छा से एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। हो सकता है मैं आपको ठीक से नहीं समझा पाया, पर मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की आपको सभी चीज़ें अच्छी से समझा पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।